अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो फर्स्ट केस है, जो कि लॉ गेट के सिलेबस का पार्ट है। आज के लेक्चर में मैं आपसे उस पर डिस्कस करूँगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का जो फर्स्ट केस है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। तो स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप मेरे नोट्स ओपन कर लें। अदरवाइज़ कोई भी मटेरियल जिससे आप स्टडी कर रहे हैं आप उसको ओपन कर लें ताकि हम इस केस के बारे में आज डिटेल से डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो कि जिनके एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको जो इस केस का रेफरेंस नंबर है PLD1955FC240, ये आपके इलम में होना चाहिए। वो पेपर में आपको इस रेफरेंस नंबर के हवाले से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो रेफरेंस मेंशन है, सॉरी, ये जो रेफरेंस नंबर मेंशन है ये कौन से केस के हवाले से है। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप केस लॉ पढ़ने से पहले जो इसका कंक्लूजन है, जो मैंने इसके कंक्लूजन अपने नोट्स में बनाया हुआ, आप उसको एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे तो आप पूरे केस का जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, सिर्फ वो एक चंद जो पैराग्राफ है उनके अंदर। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए वो कंक्लूजन आपसे शेयर करूँगा। तो आइन किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है और रियासत के मामलात को चलाने में मदद करता है। आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान के पास कोई तहरीरी आइन नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को कुछ तरमीम कर के साथ अबूरी आइन के तौर पर मंजूर किया गया था। तो जैसे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ये पोर्शन हाईलाइट किया हुआ, तो इट्स मीन कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके तो एज ए इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इन्फोर्स किया गया था। तो ये आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है हिस्ट्री का पाकिस्तान का, एट दैट टाइम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट था, तो आप केलम में होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एट दैट टाइम इन फोर्स था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन। उससे आगे की बात करें तो आईने पाकिस्तान की तैयारी और असम्बली को क़याम करने के लिए असम्बली कायम की गई। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस पाकिस्तान की तारीख का पहला आइनी केस था। अब ये चीज़ भी आपके इलम में आ गई कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का जो पहला केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है जो हमारी हिस्ट्री का, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब का केस है। इंडियन एक्ट 1935 के आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को बर्तरफ कर दिया। तो ये चीज़ हमें क्लियर हुई कि जो डिज़ोल्व की गई, गवर्नर जनरल ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली डिज़ोल्व की थी वो इंडियन एक्ट 1935 के आर्टिकल 10 की बेस पे उसको डिज़ोल्व कर दिया और मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जो रियासत मुत्तहदा अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर थे। और गवर्नर जनरल साहब ने जो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर जो था जिसको अपॉइंट किया वो बोगरा साहब को अपॉइंट किया, जो कि एट दैट टाइम एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में अपॉइंटेड थे। तो ये भी, इसको भी आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि नाम उनका मोहम्मद अली बोगरा साहब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे उसको हाईलाइट कर दिया है। और वो कहाँ पे अपॉइंटेड थे एट दैट टाइम जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो एट दैट टाइम वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पर अपने फ़राइज़ सारे इंजाम दे रहे थे। तकर्री के बाद अली बोगरा ने इंडियन एक्ट 1935 में तरमीम की और आर्टिकल 10 को हटा दिया और आइन आर्टिकल 223A शामिल किया। तो बोगरा साहब जब वो अपॉइंट हो गए तो उन्होंने उनको एक फियर फैक्टर था कि मुझे दोबारा गवर्नर जनरल साहब मेरी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरी असम्बली है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन एक्ट 1935 में तरमीम की और कौन से दो आर्टिकल उसमें क्या एक तो उन्होंने 223A आर्टिकल ऐड कर लिया और जो आर्टिकल 10 है जिसकी ग्राउंड पे जो उनसे प्रीवियस जो असेंबली थी जिसको डिसॉल्व किया गया उसको हटा दिया।
223A को शामिल करने का मकसद ये था कि अदालत का जो दायरा इख्तियार है रिट का उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे वो बोगरा साहब की जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी, एक तो आर्टिकल 10 जिसको रिमूव कर दिया था और जो नया आर्टिकल ऐड अप किया था उससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अरसे के बाद जो मोहम्मद अली बोगरा साहब को भी बर्तरफ कर दिया और उनकी भी डिसॉल्व कर दी असम्बली। मौलवी तमीजुद्दीन आइनी असम्बली के सदर थे। उन्होंने 223A आर्टिकल के तहत चीफ सिंध कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। तो क्योंकि जो जो बोगरा साहब ने नई एक ऐड की थी, आर्टिकल ऐड किया था 223A इंडियन जो था एक्ट था उसके अंदर, उसी ग्राउंड पे जो मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने रेट अपनी फाइल कर दी सिंध हाई कोर्ट में। और वो रेट दायर करने की जो बुनियाद थी वो मैंडमस और क्यू वारंटो थी। तो आपसे पेपर में ये सवाल पूछ सकता है पेपर सेटर के, आप बताएं कि जो जो तमीजुद्दीन खान साहब ने जो अपनी रेट फाइल की थी सिंध कोर्ट में, वो कौन सी ग्राउंड पे की थी? तो वो मैंडमस और क्यू वारंटो की ग्राउंड उन्होंने ली थी। तो गवर्नर जनरल ने एतराज़ किया कि आइन में तरमीम के लिए इनकी मंजूरी नहीं ली गई। तो सिंध की चीफ कोर्ट ने गवर्नर जनरल के एतराज़ को कलअदम करार दे दिया और मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला कर दिया और आइनी असम्बली को बहाल और दोनों तरमीम की तौसीक कर दी। तो जो गवर्नर जनरल थे एट दैट टाइम, उनका ये स्टैंड था कि बेसिकली उनसे इस चीज़ की मंजूरी नहीं ली गई जो जो इंडियन एक्ट्स हैं, जो उसके अंदर एक जो आर्टिकल है प्रीवियस जिसको रिमूव किया गया और जो नया आर्टिकल ऐड अप किया गया उसमें उनकी कंसेंट शामिल नहीं है, इसलिए ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है एज पर लॉ। जो जो फैसला था सिंध चीफ कोर्ट का वो उनके हक में आ गया मौलवी तमीजुद्दीन साहब के, लेकिन गवर्नर जनरल ने उनके इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया वफाकी अदालत में। गुलाम मोहम्मद ने वफाकी अदालत में अपील दायर की और चीफ जस्टिस मोहम्मद मनीर जो एट दैट टाइम चीफ जस्टिस थे वफाकी अदालत के, ने अपील की इजाज़त दी और सिंध के चीफ कोर्ट के अहकामात को खारिज कर दिया। इन रिमार्क्स के साथ कि इंडियन एक्ट 1935 में दोनों नई तरमीम की तौसीक के लिए गवर्नर जनरल की मंजूरी लाजमी है। तो जो एट दैट टाइम चीफ जस्टिस है मोहम्मद मुनीर साहब, उन्होंने उनकी जो उन्होंने अपनी फ़ाइल की थी एप्लीकेशन वफाकी अदालत में, उसमें उस में ये चीज़ क्लियर की कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं इंडियन एक्ट के अंदर, जो उसमें से आर्टिकल 10 जो रिमूव किया गया और आर्टिकल 223A जो एड अप किया गया, उस तरमीम के लिए गवर्नर जनरल से मंजूरी नहीं ली गई, तो इसलिए वो नाफिजुल अमल नहीं है। तो मंजूरी ना होने की वजह से ये कानून जो है काबिल अमल नहीं है और सिंध की चीफ कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था उसको कलअदम करार दे दिया, उसको खारिज कर दिया और जो जो असम्बली थी वो डिसॉल्व कर दी। तो आपके लिए आप देख रहे हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है जो जो इस केस के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपसे वीडियो में भी शेयर किए हैं। तो आई होप आप इन पॉइंट्स को अगर आप बखूबी इनको याद कर लेते हैं और इनको मेमोराइज कर लेते हैं अच्छी तरह, तो आई होप कि आपको इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जस्ट पहले केस का कंक्लूजन पढ़ें, उसको मैंने मज़ीद सिंपलीफाई उर्दू में भी किया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स को कि जब आप वो एक कंक्लूजन पढ़ लेते हैं तो आपको उसका उसका बैकग्राउंड, उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। इसके बाद जब स्टूडेंट्स केस लॉ पढ़ते हैं तो उसको काफ़ी मज़ीद उसकी अच्छी ग्रिप हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट ये मेरी वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर जो कि आपको नीचे शो हो रहे हैं, स्लाइड में शो हो रहे हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।